आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास में 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। 1857 का रिवॉल्यूशन जो था, एक्चुअल में 1857 ईस्वी के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। चूंकि इसका तत्कालिक कारण जो था वो सिपाही विद्रोह था, यानी सिपाही विद्रोह से इसकी तत्कालिक कारण का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है। एक बात यहाँ पे एक बारीक सा चीज है कि जो हमारा 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ, क्या इसके पहले भी कोई सिपाही विद्रोह हुआ था? तो ये बात आप लोग पहले हम इस कहानी को थोड़ा पीछे ले जाकर बताना चाहते हैं कि जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ उसमें मुख्य रूप से हमारा जो भी विद्रोही थे वो इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहे थे, यानी इंग्लिश मैन के विरुद्ध लड़ने के लिए सब तबके के लोग, सिर्फ वो सिपाही वर्ग ही नहीं, हमारा किसान वर्ग जो था, व्यापारी वर्ग था, वो सब लगभग इस विद्रोह में शामिल हुआ था। ये कहानी शुरू होती है जब हमारे यहाँ अंग्रेज लोग आए। उस समय ही उन्होंने एक संकेत दे दिया था अपने नाम के आधार पर ही कि हम यहाँ कोई व्यापार करने नहीं आए हैं, हम यहाँ शासन करने आए हैं। तो यहाँ पे एक बात नजर आया कि आखिर किस तथ्य के आधार पे ये बात हम लोग बोल रहे हैं कि अंग्रेज जो आए थे वो यहाँ शासन करने तो आए ही थे, साथ ही व्यापार करने के नाम पे तो वो यहाँ आए, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में क्या किया, तो हम लोगों पे रूल करने का मॉड में वो शुरू से ही आए थे। क्योंकि जो भी कंपनी आया वो अपना एक खास यूनिक नेम लेकर आया, और वो यूनिक नेम जो था सो अपने ही कंट्री से रिलेटेड थे। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आई थी, या ब्रिटिश जो आया व्यापार करने, तो वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आया था। यानी उसने उसी समय संकेत कर दिया था कि मैं भारत पे राज करूंगा, और वो भी ईस्ट इंडिया के नाम से हम जाने जाएंगे। 1857 ईस्वी का विद्रोह जो था वो लगभग अंग्रेजों के लगभग 100 वर्ष के बाद ये विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो यदि विद्रोह के कारण को गौर से देखा जाएगा तो इसके पहले भी बहुत से सिपाही विद्रोह हो चुके थे, ये भी बात डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर है। और उसी विद्रोह का ये जो था एक बड़ा सा फॉर्म लेकर आया था। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि भाई इसके पहले भी विद्रोह हुए थे सिपाही लोगों की, या सिपाही लोग विद्रोह किए थे, लेकिन उस विद्रोह को दबा दिया गया था, या उसे इस तरह से कुचला गया कि लोग फिर से सिपाही विद्रोह या किसी तरह का विद्रोह करने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे सबसे पहले 1764 ईस्वी में बंगाल में हुआ था, जिसमें क्या किया गया, वहां के सिपाही लोग आपको 1764 ईस्वी में इंग्लिश मैन का विरोध किए थे कि भाई नहीं, हम आपके विरुद्ध काम, आपके अनुसार काम नहीं करेंगे। तो उस समय क्या किया गया था, उस समय जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें लगभग 30 सैनिकों को तोप के आगे रख करके मार दिया गया था। यानी सबसे पहला कह दे तो कह सकते हैं कि छोटा बड़ा बहुत सा विद्रोह हुआ था, लेकिन एक विद्रोह जो आपका था वो 1764 को भी हुआ था बंगाल में, जिसमें क्या किया गया था भाई, तो 30 सैनिकों को तोपों से मार दिया गया था। ठीक है, ये कोई 1857 का विद्रोह क्या था और क्या हुआ और क्या कारण था, उसके बारे में पूरा क्लियर से हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो ये देख लें कि 1764 को भी बंगाल को हुआ था, जिसमें से 30 सैनिकों को तोपों से मार दिया गया था, तोपों के द्वारा उड़ा दिया गया था। ठीक है, एकदम दिया और मार दिया, तोपों के द्वारा उड़ा दिया गया था, बिल्कुल बाइंस लगाया और उसको उड़ा दिया था। ये हमारा पहला था। उस समय भी दबा दिया गया, किस चीज से भाई, तो तोपों से उड़ा करके। दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1806 ईस्वी को हुई थी, बेल्लूर जगह में, कर्नाटका के बेल्लूर जगह में। ठीक है, उसमें भी क्या किया गया, सिपाहियों को मारकर दबा दिया गया था। ये सेकंड, ऐसे छोटा मोटा बहुत सा युद्ध हुआ, लेकिन 1804 को बेल्लूर में हुआ था, और ये भी क्या किया गया, तो इसको भी दबा दिया गया। और एक हुआ था युद्ध, फिर धीरे धीरे बीच बीच में हर 10 बरस 20 बरस पे आपको असंतोष लोगों में था, अनसेटिस्फैक्शन जो था वो आपको धीरे धीरे क्रांति के रूप में दिखाई दे रहा था। ठीक है, और वो क्रांति जो हुआ 1857 को जो हुआ वह बहुत ज्यादा असंतोष का ही प्रभाव था,
और वो सिर्फ असंतोष ये नहीं कह सकते हैं कि सैनिकों का ही असंतोष था। उस समय जितने भी थे, दो वर्ग को छोड़कर, एक साहूकार और जमींदार, दो वर्ग जो था वो इस लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम, जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें शामिल नहीं हुआ था। अदरवाइज जितने भी लोग थे सब लगभग शामिल हो गए थे, जिसमें हमको दिखाई देगा कि अवध नरेश में, यानी अवध का साम्राज्य भी, जिस समय जो अवध का राज करते थे लोग, छोटे छोटे तबकों में बांटा हुआ था। वो अवध के लोग भी जो 75,000 सैनिक साथ काम करते थे ब्रिटिश के साथ, वो भी एक अपोज हो गए थे। क्योंकि इसका मेन कारण था ब्रिटिशों का पॉलिसी। उन्होंने पॉलिसी को थोड़ा बेढंगा यूज किया। ठीक है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। तीसरा जो युद्ध लड़ा गया था वो 1824 ईस्वी को बैरकपुर में हुआ था। ठीक है, 47th रेजिमेंट थी। ठीक है, 1824 ईस्वी को सेकेंड रेजिमेंट था ये बैरकपुर में, सेकेंड रेजिमेंट बैरकपुर। अब यहां क्या हुआ था, तो देखिए बैरकपुर में क्या हुआ कि लोग, वहां के सैनिक लोग बर्मा जाने से मना कर दिए। बर्मा जाने से मना कर दिए। उसमें से लगभग 90 सैनिक थे। 90 सैनिकों को क्या किया गया, तो बंधक बना लिया गया। ठीक है, और बंधक बना करके उन्हें डिसमिस तो किया गया ही गया, यानी बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही उन्हें 10 साल की सजा दे दी गई। ये भी एक कॉज था, जो कि एक आपका बैरकपुर में जो हुआ वो भी एक सिपाही विद्रोह था, जिसको भी दबाया गया। और दबाने के साथ साथ वहां पे कितने ही सैनिकों को मार दिया गया, उसकी कोई सीमा नहीं थी। और इसी तरह का घटना ठीक 1857 ईस्वी को भी हुआ था। वो बात करेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए, जैसे यदि बात किया जाए कि 1857 ईस्वी का कारण क्या था, तो कोई भी, देखिए, दो बात हमेशा होता है, कोई भी लड़ाई होगा तो एक पहले से वे चल रहा है, पहले से लड़ाई का मौत चल रहा है कि लड़ाई होने वाली है। दूसरा बात का क्या होता है, तो एक होता है जो आपका इमीडिएट कॉज बनकर आता है कि उसके कारण लड़ाई शुरू हो गई। जैसे अभी भी हमारे यूक्रेन और ये रूस के बीच हो रही है लड़ाई। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक वीडियो अपलोड करेंगे उसके बारे में। जैसे 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था, मेनली कहाँ शुरू हुआ, तो उत्तरी और मध्य भारत में शुरू हुआ। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले ये शुरुआत हुआ या विस्तार भी किया तो उत्तरी और मध्य भारत में ही किया। अनसक्सेस भी इसी के कारण हुआ था कि कुछ ही क्षेत्र में वो डेवलप हो पाया और कुछ क्षेत्र अशून्य रह गए, जिसके कारण वहां तक वो प्रभाव नहीं जा पाया और ब्रिटिश को हिला नहीं पाए। यानी सबसे पहले कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो उत्तरी और मध्य भारत में। ठीक है, 1857 कहाँ हुआ, तो उत्तरी और मध्य भारत। उत्तरी और मध्य भारत में ज्यादा इसकी प्रचार प्रसार हुई। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे ब्रिटिश लोग तो गवर्नमेंट कर ही रहे थे, और ब्रिटिश आए थे मेनली किस लिए, तो ब्रिटिश आए थे धन जमा करने के लिए और यहां से धन को ले जाने के लिए। बस उनका और कोई मकसद नहीं था कि कहीं हम डेवलपमेंट कर दें। यदि उन्होंने रेलवे बनवाया तो रेलवे इंडियंस के लिए नहीं बनवाया, अपने बिजनेस को विस्तार करने के लिए, अपने व्यापार को ठीक ढंग से सुनियोजित करने के लिए उन्होंने किस चीज का डेवलपमेंट किया था, तो रेलवे की डेवलपमेंट की थी। डाक विभाग का डेवलपमेंट किया, इसलिए किया क्योंकि वो मैसेज को कन्वे कर पाए, अपडेट होकर के मैसेज उनका एक जगह से दूसरी जगह इमीडिएट चला जाए। तो जो भी कर रहे थे सब अपने लिए ही कर रहे थे, भले इंडियंस को लग रहा था कि नहीं भाई चलो ये हमारे लिए ये काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा बात आप देखिए कि जब भारतीय सेना आए तो सेना युद्ध में तत्कालिक कारण बने थे, लेकिन सिर्फ वही कॉज नहीं थे। दूसरा कॉज जो हुआ वो क्या हुआ, तो हमारे लोगों के बीच भी असंतोष थी, असंतोष की भावना थी। तो आखिर लोगों के बीच असंतोष की भावना क्यों थी, तो देखिए उनका औपनिवेशिक चरित्र था उनके पास। जो अंग्रेज इंग्लिश मैन थे उनका औपनिवेशिक चरित्र था, यानी किसी को उपनिवेशी बनाकर वो रखना चाहते थे, कभी भी फ्री उसको होने देना नहीं चाहते थे। जिसके कारण भी लोगों के बीच क्या था, तो एक तरह से असंतोष व्याप्त हुआ कि ये तो हमें सिर्फ उपनिवेशी बनाएगा और हमारे इसके अलावा हमें कुछ देगा नहीं। दूसरा कॉज हुआ, इसके बाद हुआ कि लोगों के बीच क्या थी भाई, तो आर्थिक शोषण किया जा रहा था। आर्थिक शोषण किस मद में बात करेंगे, तो जैसे आप एक सिंपल सा देख लीजिए, यहां तक कि सिपाही लोगों के साथ भी आर्थिक शोषण की जाती थी। एक आम पब्लिक की बात छोड़ दें, आम पब्लिक का तो आर्थिक शोषण किया ही जा रहा था उस समय, सिपाही लोगों के साथ भी आर्थिक मतलब शोषण किया जाता था। यदि
उसके इंग्लिशमैन के कोई फोर्स होते थे तो उन्हें ज़्यादा वेतन दी जाती थी, इंडियंस को कम वेतन दिया जाता था। उसके बाद कई तरह की सुविधाएं थी, जो आपको प्रमोशंस की सुविधा हुई, वो आपको सिपाहियों को ज़्यादा, जो ब्रिटिश सिपाही थे उनको ज़्यादा दी जाती थी, और हमारे यहाँ के जो भारतीय मूल के सिपाही थे उन्हें नहीं दिया जाता था, जो भी एक असंतोष का कारण था। तीसरा बात हुआ किसानों के बीच असंतोष। तो आखिर किसानों के बीच असंतोष क्यों हुआ? तो एक बात याद रखेंगे कि 1770 से, ठीक है, 1770 से 1857 के बीच 12 बड़े अकाल एवं अन्य कई छोटे अकाल पड़े। ठीक है, इस समय क्या हुआ भाई? तो बहुत अकाल पड़ा 1770 से 1857 ईस्वी के बीच, यानी ब्रिटिश के समय में। तो जब अकाल पड़ा तो किसानों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्हें क्या किया जा रहा था? उनको टैक्स के द्वारा उनसे पैसा वसूली की जा रही थी, जिसके कारण उनकी दयनीय स्थिति खराब हो गई, और वो भी क्या कर गए? तो आपको लगभग ब्रिटिशों से रुष्ट हो गए, जिसके कारण भी किसान लोग भी आपको 1857 के लड़ाई में शामिल हुए हैं। तीसरा उसका एक और कॉज क्या था? कॉज ही कॉज भरी हुई है। 1857 का वार होने में सिर्फ कॉज ही था जो धीरे धीरे सुलगा, और वो जाकर के 10 मई 1857 ईस्वी को पूरी तरह से फुट करके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत हो गया था। तो यहाँ पे उसके बाद उस समय जो पुलिस महकमा थी वो भी बिल्कुल बदतर स्थिति पे थी। न्यायालय और पुलिस दोनों की बदतर स्थिति थी। कहीं भी बिना पैसे का काम नहीं होता था। कोई भी काम कीजिए, आप आराम से इजी वे में जाइए और उसको तोड़ कर दीजिए। किसी तरह का कोई लॉ नहीं। यदि ब्रिटिश रूल का कोई सैनिक है तो यदि वो किसी को मार भी रहा है तो उसमें किसी तरह का कोई एक्ट नहीं, यानी बिल्कुल मुकबधिर उस समय की जो कानून थी या व्यवस्था थी वो बनी हुई थी। यानी कह सकते हैं कि पुलिस एवं अदालत भी इसका सबसे बड़ा दोषी था। तीसरा कौन सा? तो पुलिस एवं अदालत। ठीक है, पुलिस एवं अदालत भी क्या थे? तो बेकार थे। वो भी क्या था? तो एक तरह का असंतोष व्याप्त किए हुए था लोगों के बीच। दूसरी बात हुई, और दूसरा जो बात हुआ वो हुआ, देखिए, जितने भी पंडित लोग थे या धर्मोपदेश देने वाले थे या मौलवी लोग थे, उन लोगों को क्या दिक्कत था? तो वो लोग समझ गए थे कि चूंकि ब्रिटिश लोगों का एक गंदा पॉलिसी ये भी था कि धर्म के प्रति अलग करना। वो उनका सोच क्या था? तो वो चाहते थे कि सबको ईसाई कर दे, एक ही मूल का कर दे। इसलिए उन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। जो ईसाई धर्म फॉलो करते थे उनको हर तरह की सुविधा दी जाती थी। इसका जो खराब इफेक्ट कहाँ पड़ा? तो इंडियंस पे पड़ा, और पार्टिकुलर किस पे पड़ा? तो जो मौलवी थे, जो पंडित थे, जो आपको धर्मोपदेश देने वाले थे, उन्होंने सोचा कि हमारी तो विलुप्त होने वाली है। तो इसलिए उन्होंने भी क्या किया? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया। यानी क्या? तो चौथा कह सकते हैं किसके किसके बीच? पंडित, मौलवी, धर्मोपदेश देने वाले असंतोष में थे। ठीक है, आज के बाद आप देखिएगा 1857 के बारे में बहुत कुछ जान जाइएगा। सिर्फ मेरे वीडियो को ठीक से देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से। ठीक है, अब जितना तो हो गया भाई। अब देखें कि आखिर उस समय 1857 के समय लड़ाई भी लड़ी गई थी, और लड़ाई लड़ने में क्या हुआ था? तो छोटे छोटे राज्य बसे हुए थे, छोटे छोटे साम्राज्य बना हुआ था। वो लड़ता था इंग्लिशमैन से, और इंग्लिशमैन को बुरी तरह से पराजित भी किया था। और उसके कारण भी क्या हुई? तो 1857 का वार शुरू हुआ। ठीक है, चूंकि लोगों में ये आ गई थी, लोगों के मनोदशा में ये बैठ गया था कि यदि हम क्या करेंगे, तो यदि हम अपने शासन को लेना है तो अभी ठीक मौका है, अभी अटैक करो, इंग्लिशमैन हार जाएगा। लेकिन थोड़ा सा गलती हम लोगों को डुबा दिया। ठीक है, बात करेंगे उसका। तो यानी उस समय छोटे छोटे युद्ध भी हुए थे, जिसके कारण भी हमारा जो साम्राज्य था या हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो उस समय कुछ युद्ध भी हुआ था, जिसके कारण भी क्या हो गए थे? तो थोड़ा सा इंग्लिशमैन पंगु हो गए थे। जैसे कौन कौन सा युद्ध? और सब में लगभग इनकी हार ही हुई थी। और ये भी एक कारण ही है
कभी कभी आता है कि जैसे प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम अफगान युद्ध, देखिए प्रथम अफगान युद्ध, ब्रिटिशों को अफगानियों से हुआ था युद्ध, जिसमें ब्रिटिश लगभग पराजित हो गई थी। बाद में वो जाके अलग अलग रूप लेकर के उसको भले आजादी ले ले या उसको फिर से अपने आधिपत्य में कर ले, लेकिन शुरू में पहले दफे ये लोग हार चुके थे। 1857 के समय इनकी हार हो चुकी थी। ये हुआ था 1838 से 42 ईस्वी में। इसके बाद 42 ईस्वी, उसके बाद पंजाब में भी युद्ध हुआ था, जिसमें 1845 से 49 में हुआ था। इसमें भी ब्रिटिश हार गई थी। पंजाब का युद्ध 1845 से 1848, 3 वर्ष चला था ये युद्ध। समझ में आई बात? 3 नहीं, 3.5 थोड़ा बढ़ गया था, दिसंबर जनवरी महीना हो गया था, इसलिए 1849 ही कहिए इसको। मिड में चले गए थे, थोड़ा मिड जनवरी हो गया था लड़ाई लड़ते लड़ते। इसके बाद एक हुआ था क्रीमियाई का लड़ाई युद्ध 1854 से 56 में। ये युद्ध उस समय ही लड़ा गया था। आता है जनरली क्वेश्चन, क्रीमियाई का युद्ध, ये भी ब्रिटिश और छोटा सा जो जौनपुर का लड़ने वाले थे, जौनपुर के शासक थे, उनके बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें जौनपुर के शासक जीते थे। एक लड़ाई जो पर्सन लड़ रहा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं संथाल विद्रोह। ये हमारा उसी काल का विद्रोह है, संथाल विद्रोह। इसमें क्या हुआ था, तो झारखंड और बंगाल के जितने संथाली थे सब तीर कमान भाला लेकर के निकल गए थे लड़ाई के युद्ध की लड़ाई में, जिसमें संथालियों की जीत हुई थी। लेकिन अंत में ब्रिटिश लोग उसको भी कुचल दिए थे। ठीक है, 1855 से 56 में, 1855 से 56 में, 55 से 56 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था, तो बंगाल एवं बिहार के संथाल, बंगाल एवं बिहार के संथाल से। संथाल एक जाति थे, आदिवासी जाति, आदिवासी मूल के थे, उनके साथ अभी भी संथाली लोग हैं। ठीक है, अब इतना काम तो हो गया। साथ में अब लॉर्ड डलहौजी एक नियम लाया। लॉर्ड डलहौजी ने क्या नियम लाया, वो लाया कि भाई आप दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं। और वो नियम जो बना वो बना हड़प नीति। समझ रहे हैं, हड़पने की नीति, किसी की चीज को हड़पना है, आराम से पहले उसको गौर से देख रहे हैं और उसको जाके अटैक करके और अपने में मिला लेना। ठीक वही अंग्रेज का नीति था। उसने सबसे पहले क्या किया, तो हड़प नीति को फॉलो कराया। उसने सबसे पहले नोटिफिकेशंस किसको दिया, तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया अवध को। अवध को कह दिया कि भाई अब आप दत्तक पुत्र नहीं रख सकते हैं और आपका साम्राज्य जो होता है मैं ब्रिटिश में मिला लूंगा। और ये बात सुनते ही अवध के लोगों को बहुत ही गुस्सा आया। और चूंकि ब्रिटिश शासन में अवध के 75,000 सैनिक थे, उनको अवध नरेश ने बुला लिया, जिसके कारण भी ब्रिटिश थोड़ा सा पंगु उस समय हुआ। ठीक है, राज हड़पने की नीति 1857 ईस्वी को लाया था लॉर्ड डलहौजी। इसको भी याद रखिएगा, राज्य हड़पने की नीति, राज्य हड़प नीति, हड़प नीति कौन लाए थे भाई, तो लॉर्ड डलहौजी। और यही तो कॉज था जो युद्ध करवाया 15-7 का युद्ध में, ये भी एक कॉज बचा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कराया गया था पास्ट 1857 को। ठीक है, ये भी एक कॉज इसीलिए बना, अवध का सिपाही को बुला लिया, जिसके कारण वहां पे प्रचुर मात्रा में लड़ाई हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, तो उसके बाद जब हड़प नीति आया तो खोजना शुरू किया गया कि भाई किसका किसका बेटा नहीं है। सबसे पहले मिले नाना साहब बाजीराव पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव पेशवा द्वितीय के पुत्र थे। ये द्वितीय के दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र,
दत्तक पुत्र थे कौन? नाना साहब। इनको क्या कहा गया? तो कहा गया भाई जो बाजीराव को पेंशन मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या किया गया? नाना साहब पेंशन बंद कर दिया गया। कह दिया गया बाबू अब आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आप दत्तक पुत्र हैं, उनके अपने पुत्र नहीं हैं। इस पे क्या हुआ? नाना साहब को गुस्सा आया। नाना साहब कहे कि, और साथ में नाना साहब को गुस्सा आया। नाना साहब क्या किए? तो नाना साहब थोड़ा सा मतलब युद्ध के लिए तैयार हुए, लेकिन उनको क्या किया गया? तो बंदी बना लिया गया और पूना से कानपुर भेज दिया गया उनको। उनकी राजधानी जहां थी पूना से कहाँ भेज दिया? तो कानपुर भेज दिया गया। तो पूना से भेजा गया कहाँ? पूना से कानपुर। फिर इनको बर्मा के जेल में भी भेज दिया गया था। अंत में पूना से कानपुर भेज दिया गया। ठीक है, इसके बाद कौन टारगेट में आए? तो पहला तो नाना साहब आ गए, ये भी असंतोष हो गए। उसके बाद टारगेट में आई रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के भी कोई पुत्र नहीं थे, वो दत्तक पुत्र ली हुई थी जिसे वो गद्दी पे बैठाना चाहती थी। उसका भी मान्यता खत्म कर दिया गया कि आपको भी गद्दी नहीं मिलेगा और ना ही किसी तरह का कोई पेंशन मिलेगी। अंत में क्या हुआ? जब डलहौजी ये सब रूल फॉलो करा रहा था तो 1849 को भी उसने एक और रूल पारित किया। उसमें कहा कि अब लोग क्या करें? तो जो भी मुगल काल के शासक हैं, बहादुर शाह के बाद उनको क्या नहीं रहेगा? तो उनको भाई दिल्ली में नहीं रहना है। तो कहाँ रहना है? तो दिल्ली के पास ही एक कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार के छोटा सा महल में भेज दिया गया। ठीक है, तो यानी बाजीराव पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्या किया गया उसके बाद? तो भाई 1856 ईस्वी को कौन कहा? तो लॉर्ड डलहौजी कह दिया कहाँ जाना है, सबको रहना है तो दिल्ली छोड़ो और कहाँ चले जाओ? दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार में। यानी ऐतिहासिक लाल किला छोड़ करके सबको भेज दिया गया। यानी क्या किया लॉर्ड डलहौजी? कब? लॉर्ड डलहौजी ने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी को, ठीक है, क्या कर दिए? तो भाई कहे कि दिल्ली का लाल किला छोड़ो, मुगल वंश के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़कर कहाँ जाने के लिए कह दिए थे? छोड़कर कहाँ जाने के लिए? तो कुतुब मीनार के बगल में, कुतुब मीनार के बगल में छोटे से भवन में जाने के लिए कह दिए। ठीक है, लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी ये बात कहा, लॉर्ड कैनिंग आया, उसने कहा कि चलो ये बात, सॉरी 1849 ईस्वी को ये बात कहा गया था, 1849 को, 1849 को, 1856 में डलहौजी आया, ये लॉर्ड कैनिंग थे। उन्होंने कह दिए कि भाई बहादुर शाह के मृत्यु के बाद किसी को भी सम्राट की उपाधि नहीं रहेगी। ठीक है, क्या चीज छीन ली जाएगी? सिर्फ में राजा कहे जाएंगे। ठीक है, तो यानी किनके बाद? तो बहादुर शाह द्वितीय के बाद सम्राट की उपाधि छीन ली गई। सम्राट की उपाधि जनरली आता है कि इनकी सम्राट की उपाधि छीनी गई, तो बहादुर शाह द्वितीय की सम्राट की उपाधि छीनकर क्या दिया गया? राजा की उपाधि दी गई। राजा की उपाधि दी गई। समझ में आया ये बात? ये सब असंतोष ही व्यक्त कर रहा था। ठीक है, साथ में क्या कहा गया? तो धर्म परिवर्तन करा रहे थे लोगों को, इसलिए भी चूंकि हमारा जो देश है वो धर्माज्ञू है, इसके एंटी था। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे समय धीरे धीरे बीता, 1856 ईस्वी को ही सिपाही भर्ती में एक रूल लगाया गया कि कोई भी इंडियंस, चाहे कोई भी सिपाही बहाल यदि होता है तो उसको कहाँ जाना होगा? तो समुद्र पार जाना होगा।
और उस समय लोगों को समुद्र पार जाना पाप समझते थे, इसलिए भी लोगों के बीच असंतुष्ट हुई और युद्ध का भी वो भी एक कारण था। ठीक है, जिस समय रिक्रूटमेंट हो रहा था उस समय कह दिया गया था कि भाई आपको ये बॉन्ड लिखना होगा कि आपको ज्वाइनिंग करनी होगी और ज्वाइन करेंगे तो आपको बाहर भी भेजा जाएगा, तो जाना होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, तो इसी सब बात के बीच में एक कारतूस आया। एक उस समय जो गन बनती थी, उस समय गन में लगाने के लिए एक कारतूस लाया। वो गन का नाम था आपका एनफील्ड राइफल। ठीक है, वो गन क्या था, एनफील्ड राइफल था। गन का नाम क्या था, तो एनफील्ड राइफल। इसमें क्या रहते थे, तो कारतूस में किसका रहता था, तो सुअर और गाय का चर्बी का लेयर लगा हुआ रहता था। सुअर और गाय का चर्बी, सुअर और गाय का चर्बी। तो क्या होता था, जरा कहानी इसकी सुनिए। सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई रहती थी। क्या हुआ भाई, सुअर और गाय का चर्बी लगा हुआ रहता था, तो लोग क्या करते थे, उसको मुंह से आगे वाले भाग को खोलना रहता था। तो लोगों के बीच मतलब भरने से पहले क्या करते थे, मुंह से आगे से मुंह से लिए नॉब को और उसको खोलना पड़ता था दांत से। तो भाई लोगों के बीच ये असंतोष, हिंदू के बीच बैठा कि गाय का चर्बी होता है और मुस्लिमों के बीच बैठा सुअर का चर्बी होता है, जिसके कारण सैनिकों में असंतोष हो गया। और सबसे पहले मंगल पांडे ने क्या कहा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को उन्होंने क्या किया, तो इसके विरुद्ध हो गए कि नहीं भाई, हम क्या करेंगे कि हम इस गन को युद्ध मतलब इसका यूज नहीं करेंगे। और इसी का परिणाम हुआ कि मंगल पांडे को क्या किया गया, तो फांसी किया गया। यानी सबसे पहले सिपाही विद्रोह का शुरुआत करने वाले जो हैं, वो कह सकते हैं सिपाही विद्रोह का शुरुआत कौन किए थे, तो सिपाही विद्रोह का शुरुआत मंगल पांडे बेरठ से किए थे। विद्रोह का शुरुआत कौन किए, तो मंगल पांडे। सबसे पहला पर्सन था जो आवाज उठाया कि हम कारतूस को नहीं खोलेंगे। बहुत अच्छे जवान थे ये मंगल पांडे। इन्होंने आवाज उठाया कि भाई हम कारतूस को नहीं खोलेंगे, चाहे इसके लिए तुम जो कर लो। इनको क्या किया गया, जेल में भेजा गया और अंत में उन्हें फांसी पे लटका दी गई। ठीक है, अंत में इनको क्या किया गया, मौत दे दिया गया, यानी मौत दे दी गई इनको। लेकिन देखिए धीरे धीरे सुलग तो रहा ही था, लोगों के मन में थोड़ी सी गंदगी बैठी हुई थी। उसी समय 24 अप्रैल को भी क्या किया था, तो 24 अप्रैल को भी जो तीसरी बटालियन की जो थी सैनिक लोग थे, वो क्या किए थे, तो भाई बर्मा जाने से इनकार कर दिए थे। वो कहे कि हम बर्मा नहीं जाएंगे। तो कहा गया कि भाई बर्मा क्यों नहीं जाओगे, तो कहा कि भाई हमको मतलब विदेश जाना नहीं है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। तो उनको क्या किया गया, तो सभी को कैदी बना लिया गया और कैदी बना करके उनको क्या किया गया, तो 10 साल की सजा सुना दी गई। अब ये 10 साल की सजा सुनाई गई, सभी भारतीय इंडियन जो थे या सेना दल के थे जितने भी थे, सब आक्रोश में हो गए। उन्होंने क्या किया, ठीक अगले दिन जाकर के अपने दोस्तों को छुड़ा करके यानी सैनिकों को छुड़ा करके और लड़ाई की बिगुल फूंक दी। और 10 मई 1857 ईस्वी को बड़े पैमाने पे आपको 36 मील दूरी पर मेरठ से, दिल्ली के 36 मील दूर मेरठ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत हो गया। ठीक है, तो यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत, तो प्रथम स्वतंत्रता वास्तविक रूप से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, संग्राम की वास्तविक शुरुआत कब हुई, तो वास्तविक शुरुआत हुआ, ये वास्तविक शुरुआत हुआ 10 मई 1857 को। और इनको मौत दी गई थी, सिपाही विद्रोह मृत्यु जो दिया गया था मंगल पांडे को, वो 24 मार्च 1857 ईस्वी को। तो 10 मई 1857 ईस्वी को सेना को छोड़ा करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया। अब दिल्ली का बागडोर किनको दिया जाए, तो दिल्ली चूंकि 70 वर्ष की अवस्था भी हो गई थी बहादुर शाह जफर की और काफी बुजुर्ग हो गए थे, तो उनको तो नाम मात्र का सिर्फ दिल्ली का क्या दिया गया, तो आपको शक्तिहीन होते हुए भी दिल्ली का बागडोर या दिल्ली क्षेत्र जो था वो उनको दिया गया देखभाल करने के लिए। यानी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा जगह बना, जब हमारी विद्रोह शुरू हुई तो उसका प्रमुख केंद्र कौन कौन सा जगह बना, तो दिल्ली। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए
विद्रोह का कौन कौन सा केंद्र बना, जरा गौर कीजिएगा। विद्रोह का केंद्र बना पहला दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, मेरठ तो था ही, दिल्ली, कानपुर। विद्रोह का केंद्र, विद्रोह का केंद्र कौन कौन बना, तो दिल्ली, उसके बाद मेरठ, उसके बाद कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, सॉरी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, ठीक है, झांसी और आरा। बरेली, झांसी और आरा, कुंवर सिंह का आरा। ठीक है, ये 6 जगह मुख्य केंद्र बनाया गया, विद्रोह का केंद्र बना। ये 6 जगह, दिल्ली, लखनऊ, बरेली, झांसी और आरा। दिल्ली का किनको बनाया गया, तो देखिए दिल्ली का वास्तविक रूप से बनाया गया बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफर भी कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय को बनाया गया। लेकिन ये काफी एजेड थे, काम नहीं कर पाते। इसके लिए क्या किया गया, तो वहां एक सैनिक था जनरल बख्त खान, उनको दिल्ली का चार्ज दिया गया। ये बहादुर द्वितीय थे, नाम मात्र के। वास्तविक जो थे वो कौन थे, तो कह सकते हैं जनरल बख्त खान। ठीक है, एक सैनिक वास्तविक जो था, एक सैनिक समिति था, सैनिक समिति था, बात समझ रहे हैं। उस समय सैनिक समिति बनी थी, जिसके प्रमुख थे वो थे कौन थे, तो प्रमुख में कह सकते हैं जिनके प्रमुख कौन थे, तो जैसे एक सैनिक समिति बना दिया गया, एक सैनिकों का कॉम्बिनेशन दे दिया गया था, और उसके प्रमुख जिनको बनाया गया वो बनाया गया जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान, समझ रहे हैं बात को, जनरल बख्त खान को दिल्ली का बनाया गया। यहां भी क्या हुआ, तो यहां पर भी बहादुर शाह द्वितीय, चलिए बहादुर शाह द्वितीय बनाया गया। इनकी भी मृत्यु कर दी गई, इनको भी मार दिया गया। कहां, तो पहले तो अरेस्ट किया गया इनको। कहां से किया गया, तो अरेस्ट इनको किया गया हुमायूं के मकबरे के पास से। ठीक है, हडसन किया था। तो इनको गिरफ्तार कौन किया, किनको, तो गिरफ्तार कौन, तो बहादुर शाह। बहादुर शाह को कहां से किया, तो हुमायूं के मकबरे के पास से। हुमायूं के मकबरे के पास से, मकबरे के पास से हडसन ने इनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद कानपुर में किनको बनाया गया, तो नाना साहब को बनाया गया। ठीक है, कानपुर में किनको बनाया गया, तो नाना साहब को। इनको भी दमन कर ही दिया गया था, यानी कानपुर का बागडोर दिया गया किनको, तो नाना साहब, वही बाजीराव द्वितीय के पुत्र को, दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे बाजीराव पेशवा के। ठीक है, लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए, तो आपका अवध की महारानी बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ आता है जनरली क्वेश्चन, लखनऊ का नेतृत्व कौन किए, तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, और इसमें उन्होंने एक अपना क्या बनाया, तो उत्तराधिकारी अपने लड़का को बनाया। यानी कि उत्तराधिकारी किनको बनाया, तो अपने लड़का को, उत्तराधिकारी अपने लड़का को बनाई कि ये हमारे बाद जो होगा वो उत्तराधिकारी बनेगा। बिरजिस कदर उसका नाम था। उत्तराधिकारी जो पुत्र बना उसका नाम था बिरजिस। ठीक है, और कदर, बिरजिस कदर। ठीक है, बिरजिस कदर। ठीक है, यहां विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो 4 जून 1859 को। ये 4 जून 1857 को शुरुआत, 4 जून थोड़ा याद रखिएगा डेट है 1857, और लास्ट हुआ, अंत हुआ 28 मार्च 1858 को, जब
क्या किया गया, तो बेगम हजरत महल को बंदी बना लिया गया। ठीक है, इसके बाद झांसी किसको दिया गया, तो रानी लक्ष्मीबाई को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी का बनाया गया किनको, तो रानी लक्ष्मीबाई को। ये बनी थी हाल ही फिलहाल में, आपको मतलब 3 से 4 महीने में इनका अंत हो गया। 17 जून 1858 ईस्वी को इनको मार दिया गया। ठीक है, तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इनको भी क्या किया गया, शुरू में तो ये बहुत चले, लेकिन अंत में इनको भी मार दिया गया। और इनको मारा गया 17 जून 1858 ईस्वी को। 17 जून 1858 ईस्वी को झांसी में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी झांसी में मार दिया गया। ठीक है, एक थे आपको कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह, जैसे इनमें शुरुआत यदि बात करें तो शुरुआत जो था वो जून 87 को हुआ था, 1857 को रानी लक्ष्मीबाई का। उसके बाद हो गए आरा। तो आरा में कौन थे, तो हमारे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। ठीक है, वो क्या किए, तो ये भी 80 वर्ष के वृद्ध की अवस्था में बैठे थे, ज्यादा कुछ काम नहीं हो रहा था, इसके कारण इनको क्या किया गया, तो ये तो अंत इनका 1858 ईस्वी 9 मई को 1858 ईस्वी को मार दिया गया, यानी मृत्यु कर दिया गया। कब, तो 9 मई 1858 ईस्वी को इनकी मौत दे दी गई। लेकिन ये वीर सपूत की तरह लड़ते हुए भरे थे, ऐसा नहीं है कि उनके पास जाकर के उन्होंने क्या किया था, तो ये कर दिए थे। ये आरा में कुंवर सिंह थे। ठीक है, अब देखिए, लड़ाई का युद्ध तो चल रहा था, लेकिन दो वर्ग बिल्कुल साथ नहीं था, और वही दो वर्ग साथ नहीं रहने के कारण 1857 ईस्वी का जो युद्ध था वो विफल हुआ। नहीं तो जिस दौर से शुरुआत हुई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग ये 1 साल तक ये युद्ध चला, और इसमें नाकों चने चबाने पड़े इंग्लिशमैन को, और इंग्लिशमैन भी समझ गए थे कि अब हमें लगता है कि कहीं भी दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि एक ऐसा देख सकते थे कि उस समय जो आपका मित्रता का बोध था, यानी जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एकता थी वो चरम पर थी। इसका एक उदाहरण इससे समझा जा सकता है कि उस समय जो भी छोटे छोटे जो प्रादेशिक क्षेत्र थे या छोटे छोटे राजा यदि जीत रहे थे, बाद में चल के इंग्लिशमैन उस पर दबाव डाल के फिर जीता, लेकिन पहले जो जीत रहे थे वहां पे क्या किया जा रहा था, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग मिलकर के गौ हत्या पर रोक लगा दे रहे थे। इससे पता चलता है कि उस समय जो 1857 ईस्वी का युद्ध जिस समय हुआ, उस समय भारतीयों के बीच हिंदू और मुस्लिम की सांप्रदायिकता भावना नहीं थी, यानी जो सांप्रदायिकता की भावना आई वो 1858 ईस्वी के बाद आया। यानी यदि कोई आदमी ये पूछ देता है कि क्या 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय सांप्रदायिकता का बोध था, तो बिल्कुल उस समय सांप्रदायिकता का बोध हम लोगों को नहीं था। ठीक है, अंत में आपको बरेली जो था वो खान बहादुर खां के पास था, जिसकी शुरुआत 1800 बरेली का एक नहीं लिखे थे, चलिए इसको भी लिख दे, खान बहादुर खां। इनको भी अंत में इंग्लिशमैन मार ही दिया था। शुरुआत किए कब, तो शुरुआत इनकी हुई 1857 और अंत जो हुआ वो आपका 1858 ईस्वी को हुआ। अब इसमें कुछ कुछ फैक्ट बातें, जैसे 1857 ईस्वी को किस भारतीय इतिहासकार ने क्रांति नहीं माना है, तो 1857 को क्रांति नहीं माना, 1857 ईस्वी को क्रांति नहीं माना है, क्रांति नहीं माना। कौन नहीं माने थे, तो देखिए, एक बंगाल के कवि थे, ठीक है, उन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। कौन थे, तो ये बंगाली राइटर थे आपके, वो थे हमारे आरसी मजूमदार। बहुत आता है जनरली क्वेश्चन की किन्होंने कहा कि भाई जो 1857 ईस्वी का विद्रोह था वो क्रांति नहीं था। इसके बाद आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 को क्या कहा, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कही,
वो कौन थे? तो वीडी सावरकर साहब। तो इसको क्या किए? 1857 ईस्वी को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा? जनरली आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ऐसा, वीडी सावरकर वीडी सावरकर ने कहा। ठीक है। उस समय जो युद्ध हुआ तो आखिर चिन्ह क्या था? 1857 ईस्वी के क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और चपाती। ये भी याद रखिएगा, जनरली क्वेश्चन आता है। 1857 ईस्वी के युद्ध का चिन्ह क्या था? तो रोटी और कमल, या चपाती और कमल कह दीजिए। तो रोटी और कमल, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, रोटी और कमल। और यही दिखा रहा था कि यह एक सुनियोजित घटना थी, ना कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सिपाही विद्रोह ही था। ठीक है। आशा कर रहे होंगे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसके वीडियो को बार बार देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक और ब्लॉक लाऊंगा। एशियन भी लेके चल रहा हूँ, मेडिवियल भी लेके चल रहा हूँ। आप लोग ध्यान देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का वीडियो आपको बराबर अपलोड होता रहेगा। चलिए, थैंक यू।